नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं हिंदी लेखिका ममता कालिया की प्रेरक कहानी कामयाब। हमारा घर उनके घर से सटा हुआ था। दोनों घरों के बीच दीवार थी जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। काफी दिन सियासत में पापर बेल कर अब वे विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। उनका एक पैर लखनऊ और एक इलाहाबाद रहता। दोस्ताना तबीयत पाई थी। अगर एक दिन को भी घर आते हमसे जरूर मिलते। कई बार ऐसा भी हुआ कि दोपहर में हमारे ही घर पर एक लंबी झपकी मारकर आराम कर लिया। दरअसल उनके ऊपर लखनऊ की बेगम कुछ इस कदर मेहरबान थी कि हाफिज भाई को अपनी बेगम हरदम तीन आई रहे। बेगम लखनपुर ने पैसा खर्च कर उन्हें लखनपुर से विधायक बनवा दिया। हाफिज भाई पास से एक छोटा सा रिसाला आवाज निकालते थे जिसकी बिना पर उन्हें पत्रकार मान लिया गया। बेगम लखनपुर जानती थी कि दो चार नेता जेब में रखकर ही वे नाम कमा सकती है। उनके शहर नवाब लखनपुर लंबे अरसे से 22 तरह के फालिज की चपेट में थे। वे अपने कमरे में पड़े रहते। सुबह के वक्त पहिया कुर्सी में अपनी बगीचे की सैर करते दिखाई देते। उनके शरीर का दायां हिस्सा ठीक था पर वे दिन भर में अपनी दाएं पांव और हाथ पर जोर डालकर उसे हिस्से को भी थका डालते। मालिश वाला दिन में 2 बार आकर उनकी मालिश कर जाता, लेकिन उनके अंग अंग में हर वक्त दर्द रहता। बेगम लखनपुर शौकीन महिला थी। उन्हें किस्से, कहानियों, लतीफे और पुराने गाने सुनने का शौक था। हाफिज भाई ने उनकी यह नब्ज पकड़ रखी थी। कलम यही था कि अगर बेगम लखनपुर को रात में नींद न आती तो वे फौरन हुक्म करती हाफिज साहब को बुलाया जाए। नवाब बिस्तर पर लेटे लेटे कान खर कर लेते। उन्हें नींद बहुत कम आती, पर जब आती तो नींद से ज्यादा खर्राटे आते। जैसे ही खर्राटे टूटते उनकी नींद भी खुल जाती। उन्हें घर में मेहमानों का या बाहरी आदमियों का आना पसंद नहीं था, पर हाफिज भाई ने आने पर वे नहीं बरकते भी बड़े व्यवहार कुशल। सबसे पहले वे नवाब साहब के पास बैठकर उनकी खैरियत पूछते, फिर मोहब्बत से कहते, नवाब साहब क्या लीजिएगा, पांडली या सिगरेट। हाफिज के पास चांदी की डिब्बी में मगही पान के बीरे जोड़े में लगे होते और जेब में 120 नंबर का जर्दा जोरा पान मुंह में रखते ही नवाब साहब की तबीयत मस्त हो आती। इसके बाद दीवान खाने में हाफिज बेगम लखनपुर के लिए किस्सों की पिटारी खोलकर बैठ जाते। बेगम लखनपुर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कई बार के सुने हुए किस्से भी वे उसी शिद्दत से सुनती। आखिरकार हाफिज की आंखें झपकने लगती। वे उठ जाते। चलते हैं बेगम साहिबा। तब्बा खैर, हमने भी हाफिज भाई से बेशुमार लतीफे सुन रखे थे। सुनाते वक्त वे खुद भी अपनी बात का खूब लुत्फ उठाते। उनकी बुलंद आवाज में मामूली बातें और गैर मामूली लगती। शाम के वक्त में कभी कभी वे हमारे घर में विस्की के 2-1 पैक भी लेते थे। ऐसे दिन में वे किस्सों में खुद को सहसवार बना लेते। वे भूल जाते कि एक बार पहले भी यह किस्सा दूसरी तरह से सुना चुके हैं। इंदिरा गांधी को लोकनाथ की जलेबी पसंद थी। यह किस्सा वे एक बार फिर शुरू कर देते जिसका अंत इस तरह होता था, और आप यकीन करेंगे कि मैंने सुबह 8 बजे अपने लोकनाथ भैरव जलेबी वाले को 7 रेस कोर्स रोड पहुंचा दिया। कढ़ाई पौनी कनस्तर समेत मैडम भौचक्की रह गई। उन्होंने कहा, हाफिज भाई आपका भी जवाब नहीं। ऐसे ही किसी लम्हे में उनके घर से बुलावा आ जाता। उनका मूड उखड़ जाता। वे झुंझला कर अपने होठों से हटाकर सिगरेट कुचल देते। वे कहते, पता नहीं क्यों बेगम के सामने जाकर मेरी सारी शराब पानी बन जाती है। हाफिज की बेगम उनका बिलोम थी। कहने को तहमीना हमारी पड़ोसन थी। उनसे हमारा मिलना जुलना नहीं के बराबर था। उनका ज्यादा वक्त अपनी बेटियों की या अपने रक्तचाप को देखभाल में कटता। बगल की धोबी गली में उनकी बहन सईदा रहती थी। खाली वक्त में वो वहां काटती। हम इस मोहल्ले में नए आए थे। अल्पसंख्यकों से भरी इस बस्ती में हमारा ज्यादा जोर इस बात पर था कि हम सबको बता दें कि हम छाप तिलक वाले हिंदू नहीं, और हमारा सबसे पसंदीदा शायर गालिब है तो सबसे अजीज गायक मोहम्मद रफी, तलत महमूद, दिलीप और मीना कुमारी हमारे दिल पर राज करते हैं। और इन दिनों हम कुरान पाक का हिंदी तर्जुमा पढ़ रहे हैं। हाफिज हमसे कहते हैं, अम्मा तुम कट्टर नहीं हो, यह साबित करने में अपनी जान क्यों हलकान करते हो? यह क्यों नहीं साबित करते कि तुम भी हम जैसे इंसान हो? हम उनकी बातों के कायल हो जाते। इधर जब से मुल्क में आतंकवाद बढ़ा है, हर विधायक को एक एक अंगरक्षक मिल गया था। उसका काम था परछाई की तरह विधायक के पीछे पीछे रहना। हाफिज के भी शैडो मिला। जब वे इलाहाबाद आते शैडो उनके साथ आता। सुबह के वक्त हाफिज अपनी भारी भरकम आवाज में पुकारते, शैडो भाई अंदर जाकर देखो चाय बन गई है तो हमें भी ला दो और खुद भी पी लो। सभी विधायक अपने शैडो से खाना भी बनवाते। हाफिज कहते, अरे ये पंडित हमें दाल भात के सिवा क्या पका कर खिलाएगा? खाना तो हम अपनी बेगम के हाथ का ही खाएंगे। उनकी प्यारी बेगम तहमीना के माथे की तेरियों इस बात से जरा भी सीधी नहीं होती। वह बावर्ची खाने में पसीना पोंछते हुए बड़बड़ाती, मुंह नान बाई मिली हुई है, इन्हें खुद दुनिया जहां में घूमे हमें बेटियों की आया बनाकर डाल दिया है। उनके घर में पैसों की खिंचतान नहीं थी। अक्सर तहमीना रानी मंडी के सुनारों की दुकानों पर दिख जाती। अगर कभी हमारी नजर पड़ जाती तो वो फौरन कहती, 2 बेटियों बयानी है, इनके लिए तो 2 टोकरी के जेवर भी कम पड़ेंगे। हाफिज 1 दिन से ज्यादा घर में न टिकते। जाते हुए हमसे कहते, घर के बिस्तर पर नींद नहीं आती। रेल की ऐसी आदत पड़ गई कि गाड़ी में सवार होते ही सो जाता हूँ। हाफिज की दोनों बेटियों सना और सुबोही बेहद शोक और खूबसूरत थी। सना इतनी गोरी थी कि उनके माथे की नीली नस हमेशा झलक मारती रहती। सुबोह भी आकर्षक थी लेकिन कुछ कम गोरी। सना
सना चुप पाती तो सुबह बातूनी वह कहती, पापा मम्मी सना पापा की चाहे जितनी तारीफ करते रहो, दुनिया की दौर में अव्वल तो मैं ही आऊंगी। उसकी इस तेजी का थोड़ा अंदाज हमें भी था, क्योंकि वह अपने दोस्तों से बातचीत अपने घर में फोन से न कर हमारे घर के फोन से करती। उनसे मुझसे कहा, आंटी अगर पूनम का फोन आए तो मुझे जरूर बुला दीजिएगा, बस छत से पर से आवाज दे दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। कुछ दिनों की बातचीत सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे वह पूनम का फोन कॉल बताती थी, दरअसल वो पूनम के भाई का फोन कॉल था। पूनम फोन मिलाकर अपनी आवाज मुझे सुनाकर फोन अपने भाई क्षितिज को दे देती। मेरा ख्याल था हमें यह राज सुबह ही के माँ बाप को बता देना चाहिए। कुल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अपना भला बुरा कैसे पहचान सकती, लेकिन राजेश ने मुझे बरस दिया। दूसरों की जिंदगी में झांकना गलत काम है। 16 साल की लड़की अपना भला बुरा समझ सकती है, फिर हम पर भरोसा करती है जो टूट जाएगा। राजेश का तर्क था। मन ही मन कसमसा कर रह गई। मैं अपनी तरफ से बस इतना किया कि कई बार जब पूनम का फोन आया तो झूठ ही कह दिया, मैं अभी नहीं, मैं अभी नहा रही हूँ या बाजार जा रही हूँ। घर से दूर और अलग रहते रहते हाफिज आजाद परिंदे हो गए थे। वे बाहर खूब खुश रहते। उन्हें दारुल सफा में एक फ्लैट मिला हुआ था। लखनपुर में आवाज दफ्तर के पीछे ही 2 कमरे में उनकी रिहाइश का इंतजाम था। वे लगातार दौरा करते, बीच बीच में इलाहाबाद आते, लेकिन घर में मेहमान बने रहते। उनसे मिलने वालों की तादाद काफी थी। सभी का सरकार में कोई न कोई काम फंसा रहता। हाफिज सबके साथ मोहब्बत से बोलते, काम हो न हो फरियादी उनके पास खुश होकर लौटता। उनकी लोकप्रियता तहमीना के गले न उतरती। वह बेटियों को सुनाकर कहती, तुम्हारे पापा सारी दुनिया से प्यार से बोलते हैं, बस बीवी के ऊपर तोप ताने रहते हैं। सना सुबह ही चुप मार जाती। उन्हें अपने पिता से कोई शिकायत नहीं थी। पिता के सिर पर उनके सारे SO आराम थे। दोनों लड़कियों अपने हेयर कट के लिए लखनऊ के सिलाज पार्लर में जाती। हाफिज तरक्की करते करते विधायक से सांसद बन गए और दिल्ली पहुंच गए। उन्हें फिरोज शाह रोड पर एक शानदार बंगला मिल गया। हमारे पड़ोस का उनका छोटा सा घर मंजिल दर मंजिल ऊंचा होता गया। उनकी बीवी अधेर होती गई, उनकी बेटियां जवान होती गई। हाफिज भाई की कामयाबी का चर्चा जिस वक्त चलता, लोग पहले उनकी तारीफें के पुल बांधते, फिर आवाज दबाकर कहते, उनकी पीठ पर लखनऊ की बेगम सलमा का हाथ रहा। उन्हीं की बदौलत उनका यह टूटा फूटा खपरेल मकान आज 3 मंजिली इमारत बन गया। लखनपुर खास की हवेली सलमा बेगम ने पूरी तुरवा कर नए सिरे से बनवाई। हाफिज भाई ने रातों रात ट्रकों में भरवाकर सारा संगमरमर फर्नीचर, यहाँ तक कि बाथरूम के हौज और टंकियां भी रानी मंडी पहुंचवा दी। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, पर सुना है कि उनका मकान एकदम महल बन गया। जितना यह सच था उतना भी यह सच था कि इस महल में रानी और 2 राजकुमारियों कैद में पड़ी बुलबुलें थी। तहमीना अपनी बड़ी बहन सईदा के घर उठना बैठना था। सईदा के शौहर की 3 साल पहले तपेदिक से मौत हो चुकी थी। उनके दोनों बेटे मिलकर धोबी गली में ही पतंगे बेचने का काम करते। इस काम में कमाई खास नहीं थी, पर उनका दिल लगा रहता। सईदा को वहम था कि ज्यादा मेहनत वाले कामों में फंसकर कहीं नदीम और फहीम भी अपने बाप की तरह तपेदिक के मरीज न हो जाए। नदीम और फहीम अपने हाल पर खुश थे। मोहल्ले के लड़के उन्हें छोटे मियाँ बड़े मियाँ कहकर इज्जत बख्शते थे और सलाम करते थे। शाम के वक्त में अपनी दुकान पर कैरम की जवाबी मैच करवाते। मोहल्ले की लड़कियों की जासूसी करना, लखन पान वाले के अड्डे पर खड़े रहना और ये नए लड़कों को पतंग का पेच समझाना उनके अहम काम थे। उनकी पढ़ाई 9वीं क्लास से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि तभी प्रदेश भर में नकल विरोधी अध्यादेश जारी हो गया। नदीम फहीम ने उत्तरी पाठशाला से 10वीं का परीक्षा फॉर्म तो जरूर भरा, लेकिन इन इम्तिहान के दिन दोनों घर पर बैठ गए। माँ को समझा दिया कि बड़ा खराब कानून पास हुआ है। इस बार हॉल में बैठ कर जो दाएं से बाएं देखा तो हथकड़ी पड़ जाएगी, जमानत भी नहीं होगी, सीधे हवालत है। घबरा गई। दोनों बेटों की बलाएं उतारी और कहा, चलो हमें कौन सी नौकरी करवानी है, हमारे चिराग सलामत रहे। सईदा की हार्दिक अभिलाषा थी कि नदीम का ब्याह हाफिज की बड़ी बेटी सना से हो जाए, लेकिन एक तो सना नादिम से 8वां बड़ी थी, दूसरे BA के आखिरी साल में बैठने वाली थी। फिर तहमीना भी इस रिश्ते को नकार चुकी थी। उसका ख्याल था सना का रिश्ता किसी शाही खानदान में होगा। सना इस बार हमारे घर आई तो तिनतिना रही थी। उसने कहा, आंटी नादिम भाई ने हमारे ऊपर फतवा जारी किया है कि हम खुले मुंह यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। उनके हिसाब से हमारा हिजाब पहनना जरूरी है। दूसरे जींस पहनने पर भी पाबंदी लगाई। आप बताइए आंटी, आज के जमाने में इन दकियानूसी हिदायतों का क्या मतलब है? मैंने अम्मी से कह दिया, जींस इतने मोटे कपड़े की होती है कि आराम से निकल जाती है। सबसे बड़ी बात ये पाबंदियां लगाने वाली नदीम भाई आखिर होते कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते को निभाती भी है, तो फिर अम्मी पर लगाए ना पाबंदी। पापा ने हमें कभी नहीं रोका। पापा कहते हैं चाहे जो करो, बस पढ़ाई में अव्वल आओ। इन लड़कियों के पापा को कभी इतनी फुर्सत न मिली कि उनकी शादी की फिक्र करें। उनका बहुत सा वक्त संसद के सत्रों में बंधा रहता, बाकी वक्त उन्होंने बेगम लखनपुर के हवाले कर दिया। सना और सुबही और उनकी माँ तहमीना के अपने अपने तहखाने बनते गए। पहले मुहर्रम और चौहल्लुम पर ये माँ बेटियों खाली वक्त में मरसियां और नोए का रियाज किया करती थी। इन्हीं के तमाम बाड़े से जुलूस उठा
उठा करते। जुलूस अब भी उठता, लेकिन अब ये स्टीरियो का कैसेट लगाकर खुद अंदर वाले कमरे में इकट्ठी बैठकर पाकिस्तानी धारावाहिक देखती रहती है। हाफिज आने पर तहमीना फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगती है। हालांकि जानमाज कहाँ पड़ा है यह ढूंढने में काफी मशक्कत पड़ती। अगर लड़कियों को यूनिवर्सिटी में देर हो जाती तो तहमीना घर आए शौहर को सफाई देती। आजकल दोनों बहनें लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती है। आप ही सोचिए ऐसी मोटी मोटी किताबें कैसे तो उठा कर आए। हाफिज भाई के आगे की खबर अक्सर पहले ही अखबारों में छप जाती। तरह तरह के फरियादी घर के चक्कर काटने लगते। फल मेवा मिठाई की डालियां पहुंचने लगती। लड़कियां अपने रंग बिरंगे कपड़े और जींस जैकेट सब उठाकर रख देती और एक नूसी सलवार कमीज धारण कर लेती। तहमीना अपने बाल मेहंदी से रंग लेते। नसीबन और हाजरा तीनों ड्योढ़ियों का रंग रगड़ कर पोछा लगाती। 2 दिन की मेहनत में उनका मकान इंस्पेक्शन बंगलों जैसा संवर जाता। हम भी अपने कमरे की तख्त की चादर बदल लेते, बिखरे हुए एलपी समेट कर एक जगह चिन देते और स्टूडियो को झाड़ पोंछ कर चमका देते। कभी कभी हाफिज भाई राजेश को समझाते, अम्मा तुम अदीब हो, पत्रकार हो, यह सब तो ठीक है, पर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अफसाने लिखने से पेट नहीं भरता, तुम्हें कई रोजगार करना चाहिए। कल को घर में बाल बच्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगे। राजेश के अंदर अपनी आलोचना सुनने की बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी। वो पलट कर कहता, हाफिज भाई आप पैसे को बहुत बड़ी ताकत समझते हैं और कामयाबी को दौलत। मैं कलम की ताकत सबसे ऊपर मानता हूँ। तुम्हारी उम्र में मेरे भी ऐसे ख्यालात थे, पर हालात ने मुझे काफी सबक सिखाए। जब मैं सिर्फ खबर नवीसी करता था मेरी बच्चियां दूध को तरस जाती थी। मैंने तभी तय कर लिया कि कामयाबी हासिल करके रहूंगा। हाफिज हमें कामयाब का कहरा सिखाते। राजेश सुनकर कहता, कामयाबी और तसल्ली के बीच मैंने तसल्ली चुनी है। तसल्ली बड़ी तकलीफ देह होती है, पत्थर की तरह एक ही जगह में परे रह जाते हैं। बरखुरदार अपनी पिटाड़ी से बाहर निकल कर देखो दुनिया किस रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे बहस वाले दिन हमारे नागवार लगते। हाफिज अपने आप को बेहद कामयाब इंसान मानते। उनकी नसीहत पर तहमीना ने यह टोटका अपना रखा था कि जब भी वे घर आते वह तेल का बड़ा चौड़ा कटोरा उनके सामने पेश करती। वे तेल के कटोरे में झांक कर अपना चेहरा निहारते और आंख बंद कर एक दुआ बदबुदाते। उसके बाद कटोरे का तेल किसी फकीर को दे दिया जाता। अगर कभी हाफिज भाई को खांसी भी हो जाती, उनकी बेटियों कहती हमारे पापा को दूसरों की नजर झट से लग जाती है। सना और सुबह लखनऊ जाकर सिलाज ब्यूटी पार्लर में अपने बाल सेट करवाती। उनकी सलीके से तराशी गई भवें और रोमरहित रेशमी बाहें जता देती कि वे अपने रख रखाव पर काफी धन और समय खर्च करती है। तो एक बार उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य कागजात सत्यापित करते समय मैंने देखा था कि पिता की मासिक आय के कॉलम में वे मात्र 10,000 रुपया लिखती। विधायक की यह निर्धारित आय होती होगी। इतनी आय में हाफिज 2 घरों और 2 बेटियों का खर्च कैसे उठा रहे थे, जबकि इतने पैसे में से एक घर चलना भी आसान नहीं था। और ये कुछ अन्य सवाल ऐसे थे जो हमेशा हवा में लटके रहते, ये पूछे नहीं जा सकते। इनमें लोगों के दिमागी मिर्च मसाले मिल जाने पर तरह तरह की अफवाहें पैदा होती। एक अफवाह थी कि लखनपुर खास की हवेली टूटने के वक्त वहाँ का शाही खजाना हाफिज के हाथ लग गया, उसी के जलवे नजर आते हैं। दूसरी अफवाह थी कि हाफिज की बेगम तहमीना की माँ ने अपनी गाने बजाने की तमाम कमाई अशरफियों की शक्ल में अपनी दोनों बेटियों को बांट दी, उसी की बरकत दिखाई दे रही है। रानी मंडी की खासियत यह थी कि वहीं मकान पर परिवार के साथ कोई न कोई पुराना किस्सा नत्थी था। यहाँ के बासिंदे अपने बाप दादा की शान बांध के खेतों के सहारे अपनी मौजूदा बदहाली काट लेते। बहुतों को यहाँ नवाब का कर पुकारा जाता, जबकि इसी गली में कई नवाब परचून की दुकान चलाता तो कोई चाय बिस्किट थी। अच्छे भले हम यहाँ रह रहे थे कि एक दिन हमें खबर मिली कि हमारे मकान का मालिक बदल गया है। हमारे मौजूदा मकान मालिक ने यह मकान नए किराएदार अपने एक पुत्र ओम प्रकाश के नाम कर दिया। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को उपेक्षित कर यह वसीयत कर डाली क्योंकि उनकी बीमारी में बीवी बच्चे उनके काम नहीं आए, जबकि ओम प्रकाश उन्हें हर पल हाजिर मिला। वसीयत के चंद महीनों बाद ही मकान मालिक की मौत हो गई। अगले ही हफ्ते ओम प्रकाश ने हमें मकान खाली करने का नोटिस दे डाला। अच्छा नहीं लगा। हमने तय कर लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों में दौड़ धूप से शहर की पिच से हटकर एक बेहतर मकान हमें मिल गया। यह घर बड़ा और हवादार था। सामने पब्लिक पार्क था और पीछे गंगा का कछार। बाजार कुछ फासले पर था। फेरी वाले और ठेले वाले भी दिन भर गुजरते। कुछ एक आदतें हमारी ऐसी थी जो हमें पुराने घर की याद दिला देती थी। नए बाजार में मिलने वाले मसाले हमारे मुंह नहीं लग रहे थे। हमें अपने पुराने बाजार का गरम मसाला और पिसा जीरा याद आ जाता। कभी वहाँ के पापड़ और बड़ी की हुरक उठती। हम तय करते एक दिन चौक जाकर यह सब लाया जाए। ऐसे ही एक दिन जब हम चौक में खरीदारी कर रहे थे तो हमारा मन हुआ हाफिज भाई के यहाँ चला जाए। अपना पुराना घर देखने की भी ललक थी। राजेश बोले, आजकल संसद का सत्र नहीं हो सकता। हाफिज भाई आए हुए हो। मेरी मुद्रा तार कर उन्होंने जोड़ा नहीं, वे तो बस दुआ सलाम कर खिसक लेंगे। हम बड़े चाव में अपने मुहल्ले की तरफ मुड़े। नुकड़ के पान वाले लखन के यहाँ ही हमें नवाब दिख गए। वे पान की गिलेडियां अपनी डिब्बी में सजा रहे थे। आज कैसे रास्ता भूल पड़े। उन्होंने कहा, कई बार सोचा आना ही नहीं होता। सब खैरियत तो है ना? मत पूछिए, आपका मकान तो बिजली घर वाले कबाड़ी ने खरीद लिया। आजकल उसे पूरा गिरवा कर
कर वहाँ मार्केट बनवा रहा है। हमारा धक से रह गया, पता नहीं क्यों हम सोच रहे थे कि वह वैसा का वैसा हमें मिलेगा, बस पे छज्जे पर किसी और के कपड़े सूखते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी खाली करते ही हमारे मकान मालिक के दत्तक पुत्र ने इसे हाथों हाथ बेच डाला। मन उखड़ गया, सोचा वापस चले जाएं, लेकिन नवाब हमें इस सरदार के साथ गली में ले गए। हाफिज भाई भी आए हुए, आजकल उनसे तो मिलते जाइए। जहाँ हमारा घर वहाँ मशीनों से बहुत गहरा गड्ढा बनाया हुआ था। गली में चारों तरफ मलबा और गंदगी दिख रही थी। हाफिज भाई की ड्योरी पर एक सुरक्षाकर्मी कार्बाइन लिए तैनात था। हम अंदर घुसने लगे ही थे कि उसने रोका, साथ का सामान अपने पास से कैरेट पर रखवाया, तब आगे बढ़ने का इशारा किया। अगली ड्योरी में वही शैडो खड़ा मिला। उसने हमें पहचान कर नमस्ते की और कमरे के द्वार तक ले आया। हाफिज 3-4 अंगुतकों में घिरे हुए थे। दिन के वक्त भी कमरे में 3 ट्यूबलाइट जल रही थी। इतने रोशन कमरे में हाफिज भाई बुझे हुए लग रहे थे। आइए भाभी आइए, राजेश भाई कहकर उन्होंने इकबाल तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। आगंतुकों से वे गर्दन की हरकतें से बतियाते रहे। चले जाने तक हमारा भी इरादा उठने का हो गया। मैंने कहा मैं जरा अंदर जाकर बहन जी और बच्चों से मिल लूं। हाफिज ने जल्दबाजी में कहा लड़कियों तो मुंबई चली गई है पढ़ाई करने, और बेगम सैदा पापा के यहाँ गई है। बड़े सना सबूही दोनों चली गई। कौन सा कोर्स पढ़ रही है वहाँ? हमें कहाँ याद रहता है, इतने मसले याद रखने पड़ते हैं। आप बताइए कैसे आना हुआ? हाफिज भाई ने थोड़ी अधीरता दिखाई। कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो आपका ख्याल आ गया। आप बताइए साहब, 2 साल में आपको एक बार हमारा ध्यान नहीं आया और आज आप चले आ रहे हैं कि हमारा ख्याल आ गया। अब तक राजेश भी थोड़े खिंच गए। मैं भी हैरान हूँ कि मुझे कैसा ख्याल आया। हाफिज भाई ने अपनी कुर्सी से उठाने की कोशिश की, वे उठ नहीं पाए। उन्होंने आवाज लगाई शैडो ने अंदर आकर उन्हें खड़ा किया। उन्होंने शैडो से पूछा और कोई फरियादी है बाहर? जी नहीं। शैडो की मौजूदगी में ही हाफिज ने हमसे कहा कहिए आपका क्या खिदमत करें? आपको अपना तबादला या तरक्की करवानी है तो कागज दे जाइए। बच्चों का दाखिला हो तो अगली बार मिलना मुनासिब होगा। और भी 2 एक केसेस है। राजेश का मूड पूरी तरह उखड़ चला। हमें अफसोस है, हम अपने पुराने दोस्त से मिलने चले आए, आप तो कोटा परमिट तबादला तरक्की के दलदल में फंस गए हैं। तरफ देखना पड़ता है। फिजा हाफिज शैडो की तरफ मुखातिब हुए। हम आराम करने जा रहे हैं, कोई आए तो कहना हम घर पर नहीं है। खिन्न मन से हम बाहर आए, वे आप बरू होकर तेरे कूचे से हम निकले जैसे शेर की चोट समझ आई। पुराने घर के खुदे हुए गड्ढे की तरफ जरा भी न देखकर हम गंदगी से बचते बचाते चलने लगे। धर्मशाला के सामने वाले घर से नवाब साहब की आवाज आई, हमारी गरीब खाने को भी रोशन करें भाईजान। हम ठिठक गए। नवाब बड़े इसरार से हमें अंदर ले गए। सरारा कुर्ती के ऊपर शोक सुर्ख दुपट्टा ओढ़े उनकी बेगम बनाने हमें आदाब किया और चाय बनाने चली गई। नवाब साहब ने हमारी नस पर उंगली रख दी। एमपी साहब से मुलाकात हो गई। राजेश के मुंह से निकला होकर क्या इंसान नहीं रहता, वे तो पहचान में ही नहीं आए। उनके ऊपर जलजला हो ऐसा आया। आपको पता है राजेश भाई, उनकी दोनों बेटियां घर छोड़कर चली गई। अब चौंकने की बारी हमारी थी। अरे कब कैसे कहां? सुबह का तो किसी से अफेयर था। मेरा इतना बोलना था कि राजेश ने मुझे गुरका, तुम्हें बीच में जरूर बोलना है। नवाब साहब बड़ी हैरानी की बात है, इतने पढ़े के बीच से लड़कियां चली गई। हाफिज भाई कह रहे थे कि वे पढ़ाई करने मुंबई गई है, और क्या कहें, उनकी इज्जत का लकाजा है। चुप रहे, उन्हें पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। तभी बारान चाय की ट्रे लेकर आ गई, साथ में बेबे मिठाई और नमकीन था। बारान ने कहा तना तो संजीदा लगती थी, सुबह के रंग ढंग अजीब थे। मैंने तो एक बार तहमीना आपा से कहा था, पर वे उल्टे मुझ पर ही बिगड़ने लगी। हमारे यहाँ भी उसके फोन आया करते थे। मैंने कहा फोन आने से कोई भाग नहीं जाता। राजेश ने टोका, उसकी अलग दस्तान होगी। नवाब साहब ने कहा देखिए भाईजान, जब बाप घर से दूर रहे और माँ बावर्ची खाने में, तो बच्चे के भटकने में देर नहीं लगती। कई बार हमारे घर भी यह लड़कियां आती, बेगम से कहती आप कितनी खुशकिस्मत हैं, बिना पर्दे आती जाती। हमारे ऊपर तो बंदिशें ही बंदिशें हैं, लेकिन बंदिशें उन्होंने मानी कहाँ। सना का तो पता नहीं, पर सुबह जैसे ही मैंने इतना कहा राजेश फिर पकम गए। तुम बीच में फतवे क्यों दे रही हो? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? बरा ने कहा आपा तो अपना ख्याल बता रही है। हम सब हैरान हुए। मुश्किल यह है कि हाफिज भाई इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी आंटी पर डाल रहे हैं। एक तरह से बनती तो है, आखिर बेटियां उन्हीं के पास रहती थी। आंटी की तबीयत बड़ी खराब रहती थी, वे बेचारी रात को नींद की गोली लेकर सो जाती। उन्हें क्या पता बेटियां क्या कर रही है, क्या हो गया उन्हें। एंग्जाइटी न्यूरोसिस बारा ने बताया। उन्हें हर वक्त 2 फिक्रें खाई जाती। पहली एक कि उनके शौहर दूसरी शादी न कर लें, दूसरी यह कि उनकी लड़कियों की शादी कैसी होगी। इतनी खूबसूरत और जहीन लड़कियों की शादी में क्या दिक्कत थी? आप नहीं जानते, हमारे सैयदों में पढ़े लिखे नई रोशनी वाले लड़के ढूंढना आसान नहीं। पर से हाफिज भाई की मसरूफियत, भाभी साहब को हर वक्त तनाव रहता। मुंबई कोई इतनी दूर भी नहीं, वहाँ जाकर पता किया जा सकता है। सब किया राजेश भाई, पर कोई सुराग नहीं मिला। मुंबई तो लड़कियों के मामले में मगरमच्छ है। बरा ने धीरे से कहा यह भी पक्का नहीं पता कि सना और सुबह मुंबई गई या कहीं और। बड़े भारी मन से हम वहाँ से वापस आए। मेरे मन में रह कर यही सवाल टक्कर मारता रहा, हाफिज भाई अपने को क्या समझते होंगे, कामयाब या गैर कामयाब इंसान। तो दोस्तों, आपने सुनी हिंदी लेखिका ममता कालिया की लिखी हुई कहानी कामयाब। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सही सोच, मेहनत और धैर्य के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों पर अडिग रहते हैं।
है।